जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.2 के बारे में। आज हम लोग इस कक्षा में प्रश्नावली 4.2 के बारे में उसके महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ सभी प्रश्नों को हल करेंगे, संपूर्ण प्रश्नावली को। तो हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 4.2 की ओर। इसमें हम लोग 4.2 में इसमें सीखेंगे गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना। हम लोग इसमें द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सीखेंगे और हम लोग जानेंगे किस प्रकार से गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2 की ओर। देखिए, अब आते हैं प्रश्नावली 4.2 में। अब पहला सवाल है आपके बीच, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। यहाँ आप लोगों के बीच है द्विघात गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें, जबकि यहाँ दिया हुआ है समीकरण इस प्रकार से। फिर दूसरा समीकरण है 2x² + x - 6 = 0। ये आपके बीच दो समीकरण मौजूद हैं और हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। दिया है, यहाँ लिखते हैं x² - 3x - 10 = 0। देखिए, 3x² - 3x - 10 = 0 जो दिया हुआ है। अब इसको हल कैसे करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले यहाँ देखना है x² का जो गुणांक है वो प्लस में जो अचर पद हैं, इन दोनों को हमको गुणा करना है। पहले x² का गुणांक और अचर पद जो हैं इन दोनों को गुणा करना। 1 × 10 मल्टीप्लिकेशन कराने पर हो जाएगा हमारा 10। 1 × 10 करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होगा टोटल 10 होंगे। अब हमें ये 10 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। जब हम लोग 10 को गुणनखंड करते हैं 2 × 5 = 10, 5 × 5 देखिए यहाँ जो हो रहा है 2 × 5 = 10, 5 दूना यहाँ हो जा रहा है 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 10 का गुणनखंड हो गया 10 = 2 × 5 या 5 × 2। अगर हम लोग इस प्रकार से लिखें 10 देखेंगे 1 × 10, 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 दूने 10, 10 × 10। इसके अलावे 10 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसके अलावे 10 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। 1 × 10 10, 2 × 5 5 दूना 10, 10 × 10 से इस प्रकार से 10 का गुणनखंड है। तो यहाँ में क्या करना है, ये जो -3x है ना, इस -3x को हम लोग जरा ध्यान से फोकस करेंगे। ये जो -3x है, ये हमें ऐसा गुणनखंड लेना है जो कि हमें जोड़कर या घटा करके किसी भी एंगल से हमको -3 पुरा दे, लेकिन गुना करके हमें 10 तक ही पुराएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 में 1 जाएगा 9, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। 5 × 2 = 7, 2 में 5 जोड़ते हैं 7 हो जा रहा है, 2 में 5 घटाते हैं तो -3 हो जा रहा है, 5 में 2 घटाते हैं तो 3 हो जा रहा है और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जा रहा है। ये भी हो रहा है घटाने पर, ये भी हो रहा है घटाने पर, ये भी नहीं होंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एंगल्स मेथड ले सकते हैं। यहाँ हम लोग 5 और 2 को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो 5 और 2 को जब हम लेंगे तो यहाँ इसके साथ में 5 और 2 को, इसका गुणनखंड देखिए या के साथ लिख देते हैं x² - 5 में हमने 2 घटाया था तब जाकर के 3 पूरा था, -10 लिख देंगे 0। या करेंगे x² - 5 × x तो टोटल हो जाएगा -5x। इस माइनस से इस माइनस को गुना कराना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × x 2x -10 हो गया। अब टोटल में देखेंगे यहाँ, अब हमारा कॉमन हो जाएगा x। 2 इसके पास मौजूद है, इसके पास 1 x मौजूद है, 1 x यह कॉमन दे देगा। अब 2 2 का जोड़ा लगा हुआ है, x कॉमन देगा x - 5 प्लस 2 कॉमन देंगे x - 5 देंगे, प्लस माइनस माइनस
हो जा रहा है। इस प्रकार से या करेंगे x प्लस 2 हो जाएंगे, फिर x माइनस 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये हो गया गुणनखंड। ये क्या होगा हमारा, सिर्फ अभी तक गुणनखंड हुआ है, अभी तक क्या हुआ, सिर्फ गुणनखंड हुआ है। अब हम लोगों को शून्यक के लिए ये जो दिया है डायरेक्ट हम लोग इसका मान लगा देंगे। शून्यक के लिए यहाँ लिख सकते हैं, शून्यक के लिए तो यहाँ शून्यक का मान दिया ही है, इसलिए डायरेक्ट लिख भी देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, या इसलिए x बराबर -2, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारा 5 यहाँ लिख देंगे। अतः शून्यक -2 तथा 5 हैं, -2 तथा 5 हैं, ये हमारा आंसर हो गया। देखेंगे कि यहाँ है x² - 3x - 10, इसको लिखेंगे, दिया है बीच वाले को ये x² का गुणांक और अचर पद को सबसे पहले हम लोग गुना कर देंगे। उसके बाद बीच में जो x का गुणांक होगा वो हमारा जोड़ कर या घटा करके पूरना चाहिए। कोई ऐसा गुणनखंड लेना है गुणनफल का जो निकला हुआ था अचर पद और x² का, जो कि जोड़ या घटा करके बीच वाला पूरा दे। तो ठीक उसी प्रकार से हमने 5 दूना 10, 5 में 2 गया 3 ये लिया था, इसका साइन माइनस था, ऑलरेडी में पहले माइनस को बाहर कर दिए। उसके बाद यहाँ -5 माइनस प्लस 2x, ये माइनस में है, माइनस में लिख देंगे। x इसके पास 2 मौजूद है, इसके पास 1 x मौजूद है, एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा इसके पास x, एक बचा हुआ है, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 5x में x ले लिए हैं तो बचा इसके पास 5, प्लस है इसके साथ, यहाँ भी हम लोग प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखना है कि यही वाला जो यहाँ बंद है, यही वाला एंगल यहाँ भी पूरना चाहिए। ये दोनों डब्बा जो ये दोनों का बीच वाला जो भाग होना चाहिए, दोनों बराबर ही होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगे तो हमारा गुणनखंड गलत हो जाएंगे। ये दोनों अंदर का जो भाग है बराबर ही होना चाहिए। तो ये इस एंगल से लिए x - 5, ये भी x - 5, 2 × x 2x प्लस के साथ प्लस गुने माइनस माइनस, 5 दूना 10 पुर गया। इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। एक हम पहले बाहर वाले ले लेते हैं, उसके बाद अंदर से ले लेते हैं, तो हमारा इस तरह से मान निकला। और ये पहले से ऑलरेडी में ही शून्यक दिया हुआ है। अगर हमारे पास पहले बहुपद होता था तो बहुपद को शून्यक निकालने के लिए हम उसका मान लिखते थे शून्यक के लिए, हालांकि ये शुरू से ही शून्यक दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका मान निकालेंगे। x + 2 = 0, x बराबर -2, x - 5 = 0, x बराबर 5, इसलिए शून्यक -2 तथा 5 हैं। ऑलरेडी में हो गया। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें सॉल्व दिया है 2x² + x - 6 = 0। 6 गुना 2 कर देंगे, 6 दूना 12 हो जा रहा है। 12 का गुणनखंड देंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3 और 6 × 2 और 12 × 1। अब देखिए कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है अब जो कि इसके आगे बढ़ सके 12 के लिए कोई भी बढ़ सके। इसी में से कोई होगा इसका आंसर। 12 में 1 जाएगा 11, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, ये तो नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। 2 और 6 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, 2 में 6 घटाते हैं तो -4 हो जाता है, 2 और 6 ये भी नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7, 3 में 4 घटाते हैं तो -1, ये भी नहीं, 4 और 3 को हम लोग ले लेते हैं। जब सारा गुणनखंड कैंसिल हो गया तो हम लोग 4, 3 को ले लेते हैं यहाँ। जब हम लोग 4 और 3 में से 1 घटाते हैं तो 1 हमारा पुर जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे या 2x² + 4 - 3 x - 6 = 0, या कॉमन लेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ देखेंगे 2x, इसके पास जोड़ा लगा दिए हैं, इसके पास 2x, इसके पास 4x, 2x कॉमन ले लेंगे, इसके पास बचेगा x प्लस 2 दूना 4, 2 बच जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो देख सकते हैं x का x + 2 = 0, या करेंगे 2x - 3 और x + 2 = 0, या करेंगे 2x - 3 = 0, 2x, या यहाँ लिखेंगे 2x = 3, या में इसलिए टोटल लिख देंगे x = 3/2 और x + 2 = 0, x बराबर हो जा रहा है -2। अतः लिख देंगे यहाँ फाइनल में अतः शून्यक 3/2 तथा -2 हैं। अतः शून्यक 3/2 तथा -2 हैं। इस तरह से हमारा 1 और 2 सवाल डील हो जाता है। तो ये हुआ हमारा 1 और 2।
अगर हम लोग अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, इसके तीसरे सवाल में देखें, यहाँ तक समझ में आई ना? कोई डाउट है तो बताना इसमें। तो यहाँ से के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं इसके। देखिए अब प्रश्न नंबर 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे इस प्रकार का हमारे पास गुणनखंड आ चुका है, इस प्रकार का गुणनखंड। अब हम लोगों को देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे, दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोगों के बीच में अगर 2 है, 2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, इसके और निचले हद तक इसको तोड़ सकते हैं। √2 गुने √2 करेंगे तो टोटल हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुने √2 करेंगे तो टोटल हो जाएगा √4, √4 का वर्गमूल हो जाता है 2, यहाँ हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से √2 को तोड़ेंगे तो √2 गुना √2 हम लोग लिख सकते हैं। अगर कैसे पूरा 2, तो 2 दूने 4, रूट के अंदर 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इससे कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ हमारा है √2 गुने 2 करना है, √2 गुने 5√2, √2 गुना 5√2 करना है। √2 गुना √2 करेंगे 2 हो जाएगा, 5 गुना 2, तो गुणनखंड हमारे पास पूर्णा चाहिए 10। यहाँ हमारे पास ऐसा गुणज है जिसका गुणनखंड निकालना है 10 है। 10 का 1 गुने 10, 2 गुने 5, 5 गुने 2 और 10 1 10। अब देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है 10 1 10, ऐसा कोई गुणनखंड चुनना है जो कि हमें जोड़ या घटा करके 7 पूरा दे। तो देखें ये तो कैंसिल नहीं होगा, 5 2 7, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई भी हम लोग चूज कर सकते हैं, तो हम लोग 2 वाले को ही चूज करेंगे। 2 + 5 यहाँ लिखेंगे हम लोग, 2 + 5, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे साथ में आ जाएगा कॉमन लेने में। √2x² प्लस 2 + 5x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। या करेंगे √2x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहाँ x प्लस हो जाएगा। जब √2 कॉमन लिए हुए हैं, हमने बताया यहाँ √2 को √2 से 2 में भाग देना है, तो क्या हो जाएगा √2 गुने √2 बराबर 2। हम लोग √2 से कॉमन ले रहे हैं, ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास √2। यहाँ क्या बचा हमारे पास √2। उसके बाद देखेंगे हम लोग 5 कॉमन लेंगे, x प्लस ऑलरेडी में √2 मौजूद है, बराबर हो गया हमारे पास 0। तो आगे चलेंगे, एक बाहर से पहले ले लेंगे √2x प्लस 5 यानी √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, इसलिए x इक्वल टू -5/√2। x प्लस √2 इक्वल टू 0, x बराबर -√2, अतः शून्यक लिख देंगे, अतः शून्यक -5/√2 तथा -√2 हैं, -√2 हैं। यहाँ सवाल दिया हुआ है x का मान हो जाएगा -5/2 और -2 इसका आंसर हो गया। फिर हम लोग इसके चौथे सवाल को देखते हैं। इसमें इसके चौथे नंबर सवाल में (2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0). यहाँ देखेंगे ये सवाल है 4 नंबर में। तो सबसे पहले इसको हम लोगों को सरल करना पड़ेगा, ये हम लोग सरल करके देखेंगे। जब दिया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, इस कंडीशन में हमको करना है 8 से गुना करा देंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1। इसका हम लोग सरल भिन्न का जोड़ या सरलीकरण के नियम से भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव वाले एंगल से करेंगे। 1 8, 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 से मिलेगा 8 में, तो 8 गुना 2 कर देंगे, 8 दूना 16 x² हो जाएंगे।
फिर -8 गुना 1 से भाग देंगे, 8 में 8 से 8 8x प्लस 8 से 8 कट गया, 1 में मिलेगा 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हम लोगों को 16 गुना 1 कराना है, 16 गुना 1 यानी x² का गुणांक गुना यहाँ हम लोगों का अचर पद कराना है। 16 गुने 1 कराएंगे तो हमारा गुणज जो आएगा यानी गुणनफल जो आएगा 16 होगा, और 16 का हमें गुणनखंड ढूंढना है। 1 गुने 16, 2 गुने 8, 4 गुने 4, फिर हो जाएगा हमारा 16 एका यानी 8 दूने 16 और 16 एका 16। हमारे पास 16 का गुणनखंड मौजूद है, 16 का गुणनखंड मौजूद है टोटल। इसमें से कोई ऐसा इन्हीं में से कोई ऐसा गुणनखंड है जिसका आंसर ये 16 गुना 1, इसमें से कोई एक ऐसा गुणनखंड लेना है जो कि हमें जोड़कर या घटा करके 8 पूरा दे। तो देखिए 16 में 1 जोड़ते हैं 17, 16 में 1 घटाते हैं 15, ये खत्म हो गया, ये यहीं जाओ। उसके बाद 8 2 कितना हुआ 10, 8 में 2 जोड़ते हैं 10, 8 में 2 जाएगा 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 और 4 8, ये एक्सेप्ट ले रहा है, 4 में 4 जाएगा 0, जोड़ करके यह एक्सेप्ट कर दे रहा है। 8 प्लस 2 करेंगे 10, 8 में 2 जाएगा 6, ये कैंसिल हो जा रहा है। 16 प्लस 1 17, 16 में 1 जाएगा 15, ये भी कैंसिल हो गया। एक यही है जो कि 16 को एक्सेप्ट कर रहा है, 4 प्लस 4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, -4 और -4 यहाँ -8 पूरा दिया। अब यहाँ कॉमन लेंगे, इसके पास 4x है, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 4x था ही, 4x कॉमन ले लिए, इसके पास बचा 1, -1 कॉमन ले लेंगे, 4x यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस पुराना है, माइनस गुने माइनस करेंगे तो हमारा प्लस पुर जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0, या करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर यानी 4x यहाँ लिख देंगे, या में 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। अतः शून्यक लिख देंगे, अतः शून्यक 1/4 तथा 1/4 हैं, 1/4 तथा 1/4 है। ये दो शून्यक हमारे पास निकला, 1/4 और 1/4 है हमारा ये चौथे नंबर सवाल का। अब हम लोग इसके 5वें नंबर सवाल में देखते हैं कि 5वां नंबर सवाल क्या है। इसके 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं इस प्रकार से, 100² माइनस 20x प्लस 1, ये तो आसान है, बहुत ही ईजी है, ये बन भी जाएंगे, सॉल्व से देख लेंगे। दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हम लोगों को 100 गुने 1 करना है, इसका हो जाएगा 100। 100 का हमारा ये जो गुणनफल निकला है 100 का कोई ऐसा गुणनखंड ढूंढना है। 1 गुना 100 हो जाएंगे, टोटल 2 गुने 50, 4 गुने 25 और हमारा फिर आकर के 10 गुने 10, फिर 20 गुने 5, 20 पंचे 100, और यहाँ भी हमारा छूटा 5 गुने 20, 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, और हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 100 एका 100। अब देखिए ऐसा हमारे पास गुणनखंड मौजूद है, 100 का ऐसा गुणनखंड मौजूद है जो कि सभी प्रकार से 100 पूरा दे रहा है गुणनफल को। इनमें से कोई एक ऐसा गुणनखंड चुनना है जो कि जोड़ कर या घटा करके किसी भी एंगल से या 20 हमको पूरा दे। जब 20 पूरना चाहिए, 100 में 1 जोड़ेंगे 101, 100 में 1 घटाएंगे 99, 100 में 1 घटाएंगे 99, ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 25 में 4 जोड़ेंगे 25 4 29, 25 में 4 जाएगा 21, ये भी खत्म हो जाएंगे, 4 और 25 वाला भी कैंसिल हो जाएंगे। और 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100, 20 5 25,
और 20 में 5 जाएगा 15, ये हमारा 20 और 5 ये दोनों भाग भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखेंगे 2 गुना 50 और यहाँ 50 गुना 2 छूटा था, 50 2 52 और 50 में 2 जाएगा 48, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 10 और 10, 10 10 20, ये हमारा एक्सेप्ट ले रहा है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे। इसका गुणनखंड 10 10 इस स्वरूप लेगा इसका गुणनखंड में 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखेंगे फिर 100x² माइनस 10 गुना x 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। या करेंगे 10 कॉमन ले लेंगे 10x, जब 10x कॉमन लेंगे x माइनस 1 कॉमन लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ लिख देंगे 10x माइनस 1 फिर x माइनस 1 बराबर 0। या में 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अतः शून्यक 1/10 तथा 1 है, अतः शून्यक 1/10 तथा 1 है। ये हमारा 5 हाँ 10x माइनस 1, ये वाला हमारा 10x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। फिर 10x माइनस 1 10x माइनस 1 फिर x बराबर 1/10, इसका यही मान हो गया 1/10 और 1/10, दोनों का मान वही है 1/10 और 1/10। इसका 2 शून्यक जो है 2 मूल जो हुआ ये दोनों हमारे पास निकल गया। तो 1 नंबर सवाल में यही बोला गया था, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करें। जस्ट इसी प्रकार से एक आपका एग्जाम्पल में सवाल आएगा, इसी प्रकार से जो कि एग्जाम्पल में भी बार बार घुमा करके पूछता है, उस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल का सवाल है। एग्जाम्पल 5 है, कहेगा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। ये इस प्रकार से था, तब हम लोग 2 नंबर बनाएंगे इसका। ये जो एग्जाम्पल है सवाल, इसको हम लोग देखेंगे तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना मतलब शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक अर्थात मूल अर्थात शून्यक को ही मूल कह सकते हैं, मूल को ही हम लोग शून्यक कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना कि हम लोग शून्यक लिखे या मूल लिखे या शून्यक। तो सॉल्व से हम लोग लिख देंगे, दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0, 3 दूने 6 पूरा दे रहा है। या लिख देंगे 3x² माइनस 2 यहाँ देखना है 3 दूना 6 को गुणनखंड करना है, यहाँ 6 है, 6 को गुणनखंड करना है 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2, फिर 6 गुना 1। यहाँ हमारा 6 का गुणनखंड पूरा दे रहा है 1 गुना 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 × 6। लेकिन यहाँ किसी भी एंगल से दो रूट 6 पूरना चाहिए, लेकिन किसी भी एंगल से यहाँ रूट नहीं आ रहा है। जब रूट नहीं आ रहा है तो हम लोग एक नियम ये भी पढ़े हैं, 6 दिया है तो इसको √6 गुना √6 करेंगे तो टोटल हमारा 6 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग अगर √6 में √6 को जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा अंदर वाला भाग नहीं जुटता है, बल्कि इसका जो गुणज होता है वो जुटता है। इसका गुणज इसका ऑलरेडी में 1 छुपा रहता है, एक इसका, तो हमारा जब इसको जोड़ेंगे तो 2√6 पूर जाएगा। तो हम लोग ये वाला भाग लेते हैं √6 प्लस √6 प्लस √6 x प्लस 2 = 0। या करेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं इसके पास, मौजूदगी में इसका x, अगर हम लोग यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ आकर के x नहीं पूरेगा, इसलिए हम यहाँ √3x कॉमन लेंगे।
अब हम लोग यहाँ देखेंगे गुणनखंड लेने में, कॉमन लेने में यहाँ तकलीफ होंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ x कॉमन तो ले लेते हैं, इसका उड़ जाएगा 3 + √6, लेकिन आगे चल कर के हमें यहाँ होगा कि यहाँ हमारे पास 3 मौजूद नहीं आएगा, हमारे पास 3 मौजूद नहीं आएगा। इसीलिए इसके अनुसार से ये भी सोचना है आगे होगा कि नहीं ये भी, इसलिए हम यहाँ 3 को √3 कॉमन लेते हैं। जैसे 3 को हम लोग तोड़ते हैं तो √3 गुना √3 करते हैं, अर्थात इस एंगल से, तो 3 के बदले में जब √3 एक कॉमन लिया है, इसके पास बचेगा √3x हो जाएगा इसके पास। फिर आगे जब चलेंगे हम लोग √6 हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं √2 गुने √3, तो यहाँ हमारा √3 कॉमन हो गया है, तो बचेगा उसके पास ऑलरेडी में √2 बचेगा। उसके बाद यहाँ हम लोग देख सकते हैं √6x है, तो माइनस यहाँ √3 ये हम लोग कॉमन लिए हुए हैं, तो यहाँ बचा हुआ √3x, √6 को हम लोगों ने तोड़ा था, तो यहाँ हमारा हुआ था √2 × √3। देखेंगे ऑलरेडी में हमारा √3x बीच में आना चाहिए, तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा √2, क्योंकि यहाँ हमारा 2 जो है इसको तोड़ेंगे तो √2 × √2 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दोनों में मिल जाएगा, हमारा कॉमन लेंगे √2। जब √2 हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा √2 से भाग देंगे तो √3x माइनस यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी में प्लस चाहिए, तो माइनस से हम लोग गुना करेंगे, माइनस √2 = हमारा 0 हो जाएगा। या करेंगे √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 = 0, या करेंगे √3x माइनस √2 = 0, या में √3x = √2, इसलिए x बराबर √2/√3, या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट √2/3। ये आगे चल करके हम लोग लिख सकते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2, x बराबर √2/√3, या तो सिमिलरिटी रूप में दोनों में रूट हैं, एक ही साथ दोनों पर चढ़ा देंगे, इसका हो जाएगा √2/3, पूरा में रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि ये दोनों में है ना, दोनों में है तो दोनों का वर्गमूल तो हो नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट पूरा कवर कर देंगे, √, पूरा लगा करके 2/3 कर देंगे। बाद में फिर तोड़ेंगे तो दोनों को अलग अलग हिस्से में ला देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल हो जाएगा 2/3 का √ अर्थात √2/3 तथा √2/3। हाँ, इस प्रकार से हमारा दोनों शून्यक यानी दोनों मूल ज्ञात हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल में, जो कि बहुत ही VBI होता है, अर्थात बहुत ही परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कन्फ्यूज़न के लिए आप देख सकते हैं, ये हमारा सैंपल था, और यहाँ थोड़ा सा बीच में रूट आने पर किस प्रकार का कंडीशन बदल गया। हिसाब में बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है कि सारा का सारा माहौल ही बिगाड़ देता है। ये इतना फेमस क्यों है आप सोच सकते हैं। ये परीक्षाओं में 2 से 4 बार पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में ये सवाल स्पेशली 2 से 4 बार पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हैं यहाँ की ये फेमस क्यों है, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। फेमस इसलिए है, देखिए यहाँ थोड़ा सा माइंड सेटअप लगाना पड़ा, माइंड का यूज़ करना पड़ा है इसमें ज़्यादा विशेष तौर पर, इसीलिए इसका उपयोग बार बार एग्जाम में किया जा रहा है। ये VBI की दृष्टिकोण से हम लोग इसको रख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके पहले नंबर सवाल में जो था 7 एग्जाम्पल 5 को हम लोगों ने हल किया। बाकी बाद जो एग्जाम्पल वो ईजी है, आप खुद उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल में चलेंगे। अब चैप्टर के दूसरे नंबर सवाल में यहाँ कह रहा है उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल करें।
अब देखिए उदाहरण 1 में समस्या क्या है उसको एक बार ध्यान दे देते हैं। सिर्फ वहाँ हमें लिखना है दिया क्या है उदाहरण 1 में। उदाहरण 1 में यहाँ 2 सवाल हैं मौजूद में। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास, एक जॉन है एक जीवंती है, दोनों के मिला करके कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन है प्लस जीवंती है, दोनों के पास मिला करके 45 रुपये हैं। देखिए एक जॉन हो गया एक जीवंती हो गया, दो गो हैं, दो जो ये दोस्त हैं इसके पास 45 रुपये मौजूद हैं और दोनों 45 रुपये नहीं, यहाँ 45 कंचे मौजूद हैं, अर्थात 45 कंचे। याद होंगे हम लोग बचपन में बहुत सारे कंचे खेले होंगे, क्योंकि ये गांव देहात का ये फेमस था पहले के ज़माने में, जिसको हम लोग कंचे को देहात भाषा में, गांव गवार की भाषा हम लोग गुल्ली भी कहते हैं। जैसे कि ये कंचे हैं, जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं और ये 45 कंचे हैं और इसमें से कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं किसी कारणवश, हुआ यूँ कि रखने में या किसी भी एंगल से किसी भी कारणवश जॉन ने भी 5 कंचे लॉस कर दिया और इसने भी 5 कंचे लॉस कर दिया, दोनों ने 5-5 कंचे लॉस कर देते हैं। तो तब जा कर के उनके पास कंचों का गुणनफल जो होता है, फिर भी उसका गुणनफल जो होते हैं कुल मिलाकर के 124 हो जाता है, कुल मिलाकर के उसका गुणनफल 124 रहता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। सबसे पहले तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है कि जॉन के पास, मान लेते हैं जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। जब हमने बताया है थोड़ा सा कंडीशन, जब दो को मिला करके कोई 8 दिया, फुल्ली 8 दिया हुआ है तो हमें वहाँ 1 का ही मानना है। जैसे कि मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या होगा, क्योंकि टोटल हमारा 45 कंचे हैं तो हमें 45 में से x को घटा देंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 45 माइनस x। जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, 45 माइनस x कंचे हो जाएंगे, तब जा कर के दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 45 कंचे होंगे। अब इस कंडीशन में माना कि पहले जॉन के पास कंचों की संख्या x और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। अब क्या किया है, दोनों ने कंचों की संख्या 5-5 घटा दिया है, तो जब 5-5 का जब लॉस लगता है तो क्या होंगे, x माइनस 5। अभी मौजूदगी में x कंचे हैं, अभी मौजूदगी में x कंचे हैं और 5 कंचे मैंने खो दिए, 5 कंचों को मैंने क्या किया, खो दिया। जॉन ने 5 कंचे को खो दिया, तो जो मौजूद था उसके पास उसमें 5 कंचे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, अर्थात लॉस लग जाएंगे। लॉस लगने का मतलब घटना, साइन लगा देंगे घटाव का। उसके बाद इसके पास था, इसके पास भी 5 कंचे लॉस हुए हैं, तो 45 माइनस x में कितना कंचे लॉस हुआ, 5 कंचे। 45 में 5 जाएंगे हमारे पास बचेगा 40 माइनस x। तो जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद कितने कंचे बचे, इसके पास 40 माइनस x कंचे बचे। लेकिन कंचे की संख्या अब देखेंगे, 5 इसका कंचा 5 उसका कंचा, 10 कंचा खोया जा चुका है। लेकिन इस कंडीशन में इन्होंने बोला है खोने के बाद भी, दोनों को खोने के बाद भी 124 कंचे पुर जा रहे हैं, अर्थात इसको गुना करेंगे इसको भी गुना करेंगे, x माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124, x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर हमारे पास 124। ये शॉर्टकट मेथड, ये ट्रिक है, हालांकि ये सवाल चैप्टर का नहीं है लेकिन ये बताना के लिए बोल रहा है, इसीलिए हम इसको शॉर्टकट मेथड में समझा कर आपको बता रहे हैं कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। तो यहाँ हम लोग इसको हल कर देंगे, 40 माइनस x 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 बराबर ऑलरेडी में हमारा 0 हो जाएंगे। तो यहाँ फिर माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 प्लस 45x माइनस 200 में माइनस 200 और 124 माइनस 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक आ रहा है 324 बराबर 0। जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे 45 और अब हम लोगों का यहाँ गुणनखंड आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करके यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें जॉन के पास मौजूद कुल सिक्कों की संख्या यानी कुल यहाँ कंचे की संख्या जो होंगे निकल जाएंगे, हमें कुल कंचों की संख्या। नौ। देखिए यहाँ हमारे पास दिया गया था सवाल, जॉन और जीवंती को लेकर के कुछ दिया गया था, हम लोग उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ तो हम लोगों का सारा सब चीज़ वहाँ देखा गया है। तो सबसे पहले एक का जो सॉल्व है, एक नंबर का जो वहाँ सॉल्व है वो लिख देंगे एक नंबर में। डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। माना कि जॉन के पास कुल कंचे बराबर x, मान लिया जॉन के पास कुल कंचे की संख्या x तथा जीवंती के पास कुल कंचे बराबर 45 माइनस x। 45 माइनस x लिख देंगे। 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर या 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कुल कंचे बराबर x माइनस 5। 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कुल कंचे बराबर, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर देंगे, टोटल हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार से बोला था उन्होंने, अभी भी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर हो जा रहा है 324। 324 ही है ना, 324। जब हम लोग यहाँ गुना करेंगे 40 गुना एक्स 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 324 बराबर 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 नहीं, यहाँ हो जाएगा हमारा 124 है, सॉरी यहाँ 124 हो जा रहा है। 124 बराबर 0। फिर हो जाएगा हमारा 200 में 1 जोड़ेंगे 124, तो हमारा टोटल हो जा रहा है 324। यहाँ हम लोग माइनस जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, या करेंगे यहाँ हमारा माइनस को कॉमन लेकर के गुना में है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग में। भाग में जाने पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, प्लस 324 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 में अगर 9 जोड़ेंगे, 36 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस के साथ हो गया 36 प्लस 9 माइनस 300 x यहाँ लगा देंगे माइनस 324 बराबर 0। अब हम सवालों को यहाँ लेकर आते हैं, या एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस 36x माइनस 9x माइनस 324 बराबर 0, या करेंगे x कॉमन लेंगे x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे x, सॉरी प्लस 324 है, यहाँ प्लस 324 है तो प्लस 324 माइनस माइनस प्लस 36 करेंगे
तो हो जाएगा 324, या करेंगे x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर 0, या में x 36 9 45, 9 चाक 54 का 4, हाथ में रहल 5, 9 तिया 27, 27 5 32, पुर तो जा रहा है 32, 324। x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर 9, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना हो जा रहा है 36। अतः जॉन के पास कुल कंचे बराबर x बराबर 9 या 36, या तो 9 है या तो 36 हैं, तो इसलिए जीवंती के पास कुल कंचे 45 माइनस x, 45 माइनस 9 बराबर 36, या 45 माइनस 36 बराबर 9। बात तो वही हो गया, एक कान पकड़ो या वो कान पकड़ो, या तो दोनों के पास में, एक के पास 36 है, एक के पास 9 है, एक के पास 9 है, या एक के पास 36, यानी 36 और 9 का आंकड़ा चल रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इसमें इससे संबंधित 36 और 9 को देखा। इसका एग्जाम्पल 1 का ही दूसरा नंबर सवाल देखें, उसमें बताए थे दो सवाल हैं, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं है। तो 2 नंबर सवाल में जस्ट कुछ इस प्रकार से है कि उद्योग से संबंधित है, कुटीर उद्योग वाले से, वैसा ही सवाल हमें चैप्टर में भी मिलने वाले हैं, जो कि चैप्टर का अंतिम देखेंगे 4.2 का अंतिम वाला भाग में वैसा ही कुछ सवाल है। फिर हम लोग पहले एग्जाम्पल को ही हल कर लेते हैं। देखिएगा सवाल, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सवाल हम लिखेंगे नहीं, आप लोगों को यहाँ सिर्फ बता दे रहा हूँ। एक कुटीर उद्योग में उदाहरण 1 का दूसरा नंबर देख लेंगे। उदाहरण 1 का दूसरा नंबर सवाल है, एक कुटीर उद्योग, जो कि पेज नंबर 79 है, पेज 79। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। कुटीर उद्योग वैसा उद्योग होता है जो कि बहुत ही कम खर्चों में घरेलू आदमी यानी घर में ही उद्योग की शुरुआत किया जाता है। जैसे हल्दी पैकिंग करना, मसाला पैकिंग करना, अगरबत्ती बनाना, ये सब जो होते हैं हमारे कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कुटीर उद्योग बहुत ही कम खर्च से, बहुत ही कम संपत्ति से शुरुआत किया जाता है। वैसा ही कुछ कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग कुछ खिलौने हैं जिसका निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। पहले समझे क्या इस सवाल से, एक कुटीर उद्योग में बर्तन का निर्माण होता है, कुछ बर्तन का, उसके बाद उसका जो मूल्य होता है कि 55 रुपया में से जितना बर्तन निर्माण हुआ उस संख्या को घटाते हैं, तब जाकर के उतना हमको पैसा मिलता है उस बर्तन का। और एक दिन जो हुआ इतना कितना बर्तन निर्माण किया, जो कि कुल मूल्य 750 रुपया हो गया। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम लोग मानेंगे, सॉल्व लिख देते हैं, माना कि उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या, नहीं बर्तन नहीं, खिलौने की संख्या बराबर x तथा उसी दिन की खिलौने की लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर 55 में से जितना उस दिन खिलौना निर्माण हुआ उतना रुपया लग जा रहा है। जैसे कि इसमें से बताया जा रहा है प्रत्येक खिलौने
प्रत्येक खिलौने की कुल लागत, प्रत्येक खिलौने की कुल लागत, या हम लोग लिख देंगे उस दिन की प्रत्येक खिलौने की लागत बराबर 55 माइनस एक्स रुपये। अब लिख देंगे चूंकि उसी दिन कुल खिलौने की लागत बराबर, उसी दिन कुल मिलाकर कितने खिलौने का निर्माण हुआ, एक्स खिलौना, और इतना रुपया लगा 55 माइनस एक्स। तो टोटल मिलाकर के प्रश्न से देखेंगे, यही कहना है प्रश्न से, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स बराबर कुल मिलाकर उस दिन का खर्चा जो था 750 रुपया था, 750। देख लेंगे यहाँ हम लोग आगे चल करके 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0, या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0, या माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, या हो जाएंगे हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, प्लस 750 बराबर 0 हो जा रहा है यहाँ हम लोगों का। अब देखेंगे हम लोग 750 में गुना करके पुराना इसका गुणनखंड, या देखेंगे 25 प्लस 30 कर देंगे, 25 या 75, 750 पुर जा रहा है, x प्लस 750 बराबर 0, या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। देख सकते हैं यहाँ माइनस ये 25 और 30 दोनों जोड़ेंगे तो 55 हमारा पुर जा रहा है। आगे चल करके हम लोग इसको बढ़ाएंगे, या में x कॉमन लेंगे, x माइनस 25 हो जाएंगे, माइनस 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 हो जाएंगे बराबर 0, या लेंगे x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0, या करेंगे x माइनस 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर सीधा सीधी 30 हो गया, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर टोटल 25 हो गया। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः उस दिन बर्तन की उस दिन निर्मित कुल खिलौने की संख्या बराबर 30 या 25। उस दिन कुल मिलाकर बर्तन का निर्माण कितना हुआ, 30 या 25, इसमें से इसी दोनों में से कुछ है। तथा प्रत्येक खिलौने की उसी दिन लागत 55 माइनस एक्स, कभी हम लोग 55 में 30 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, या 55 में हम लोग 25 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 25 या 30, इसका आंसर हो जाएंगे 25 या 30। बर्तन की कुल संख्या 25 लेंगे तो मूल्य हो जाएगा हमें 30 रुपया, और अगर हम लोग बर्तन का मूल्य 30 ये खिलौने की मूल्य संख्या 30 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25। हालांकि यहाँ 25 और 30 ही होंगे, तो 25 खिलौने निर्माण करेंगे, उसका मूल्य हमें 30 रुपया हो जाता है। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 1 का जो सवाल था पहला और दूसरा हमारा सवाल डील हो गया। चैप्टर के दूसरे में ये कहा गया था हमें बनाने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गई, समझ में आई ना? कोई डाउट है तो बताएंगे, इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। इसी तरह का सवाल हम लोगों का चैप्टर में भी मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर के तीसरे नंबर सवाल में, देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कहना चाहता है।
तीसरे नंबर सवाल में है ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए, ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस सवाल पर जरा फोकस करेंगे। ये सवाल हम लोग बात कर चुके हैं इस टाइप में कि जब हमारा जिनका योग दिया है, दो को जोड़ करके योग दिया है, उस स्थिति वाले सवाल हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सॉल्व में आएंगे हम लोग ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना। ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, जिनका योग यानी जिसमें दोनों को जोड़ करके योग 27 हो जा रहा है और उसी को हम लोग गुना करते हैं तो 182 हो जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 27 माइनस x। प्रश्न से आ जाएंगे हम लोग। इसका कहना है दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तब हमारा 182 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0 हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ में माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस 182 बराबर 0 हो जाएंगे। अचानक यूं माइनस को छोड़ देना कभी कभी हमें परेशानी दिला सकता है। यहाँ क्या कर सकते हैं, अचानक कभी कभी हमें माइनस को गायब करना हो सकता है, डाउट डाल सकता है, लेकिन हालांकि हम लोग समझ जाते हैं ये गुना से हैं, इधर जाने पर क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे शून्य में। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 13 14 82 से 13 14 82 से 13 प्लस 14 13 14 82 से यहाँ में लिख देंगे 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, या x कॉमन लेंगे x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। आगे लेकर चलेंगे हम लोग x माइनस 14 या x माइनस 13 बराबर 0, या करेंगे x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x का मान हो गया 14, x माइनस 13 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया हमारा 13। अतः लिख देंगे अतः पहली क्रमागत संख्या x बराबर 13 होगा या तो 14 होगा। ये 13 भी हो सकता है या 14 भी हम लोगों का यहाँ हो सकता है, कोई डाउट यहाँ तक। तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 27 माइनस एक्स 27 माइनस 13 बराबर 14, या 27 माइनस 14 बराबर 13, 27 माइनस 14 बराबर 13। यहाँ हमारा दोनों का आंसर क्लियर हो गया, 27 13 14 आंसर हमारा हो गया। कोई डाउट यहाँ तक, इज दैट क्लियर, यहाँ क्लियर है।
दिया गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ हम लोगों का जहाँ कहीं भी हम लोगों का दो जोड़ दिया रहता, अभी तुरंत बताए थे जॉन और जीवंती वाले में दोनों को जोड़ कर दिया हुआ था टोटल, तो वहाँ एक ही मानेंगे दोबारा, जो जोड़ का कुल दिया हुआ उसमें दूसरे को घटा देंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या का मान निकल गया, अर्थात दो संख्या जो है ये 13 और 14 है, 13 और 14 दिया हुआ है। इसके 4 नंबर सवाल को हम लोग जब ध्यान से देखेंगे, चैप्टर के 4 नंबर सवाल में जस्ट इसी प्रकार से कुछ है। 4 नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है हो। देखिए सवाल थोड़ा सा यहाँ कुछ है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सवाल देख करके दिमाग को चकराना नहीं है, दिमाग को चकरा का रहे हो। यहाँ कुछ सवाल में दिख रहा है, सवाल में बहुत कुछ है, इंटरेस्ट है सवाल में, थोड़ा सा इससे मजा तो लीजिए, इसका थोड़ा सा जो है ना इसका मजा लीजिए। एक इधर से आएंगे तो एक उधर से जाएंगे। देखिए कहता है एक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? क्रमागत। ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ अगर एक ही डिजिट दिया है तो सवाल बहुत बड़ी हो गई। डिजिट का प्रयोग केवल एक ही बार में किया गया 365, ओनली वन। लेकिन ज़रा सवाल को तो पढ़ो, इसके साथ इंटरेस्ट लो, इसको दिमाग, इसी के साथ दिमाग यूज तो करो। जरा पढ़िए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन पूर्णांक है? क्रमागत है। कौन सा है? क्रमागत है। अब बाद में करें इनके वर्गों का योग, तो बाद वाला बाद में करेंगे, पहले क्रमागत की ओर लेकर चलते हैं। माना कि पहली क्रमागत संख्या, माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x। मान लिए पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, x या और x प्लस 1। प्रश्न से इनका कहना है कि x और x प्लस 1, सॉरी यहाँ कह रहा है वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है। ये कह रहा था जिनके वर्गों का योग अर्थात वर्ग को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर क्या कहते हैं? स्क्वायर क्या कहते हैं? उसको प्यार से स्क्वायर कहते हैं इसको। तो x का स्क्वायर फिर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। दोनों का वर्ग जोड़ते हैं तो 365 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। यहाँ दर्शा देना है कि भाई हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज किया है, पसंद आ गया इसीलिए हमने यहाँ यूज किया उसको सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x 2x प्लस 1, 365 उधर प्लस में, इधर आएंगे तो 365 माइनस में हो जाएंगे। याद देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2 का 2 2 8 16 2 दूना 4 बराबर 0, या 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले ले हैं, ये गुना से जाएंगे तो उधर क्या हो जाएंगे भाग में, या तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ क्या किया हमने, दोनों तरफ 2 से गुना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर या 2 से 1/2 से गुना करने पर, या नहीं तो 2 ये गुना में है, उधर जाने पर क्या हो जाएंगे भाग में चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाग में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 13 14 82 से, 13 14 82 से, 13 में 14 यानी 14 में 13 जाएगा 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 182 बराबर 0, या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0, या फिर आगे लेकर चलेंगे इसको, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे प्लस 14 में है, तो यहाँ माइनस 182 हैं, एक्स प्लस 14 देंगे तब हमारा उड़ जाएगा एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 14 बराबर 0, या करेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13 एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, अतः अमान्य क्योंकि यह क्या है ऋणात्मक संख्या है, क्या है ऋणात्मक संख्या है, इसलिए पहली क्रमागत संख्या बराबर x बराबर 13 तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14, उड़ गया वहाँ 13 और 14, इस संख्या जो क्या हुआ 13 और 14, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 365 हमारा उड़ जाएगा। यहाँ तक सवाल समझ में आई? कोई डाउट है इस सवाल में? डाउट है तो बताना है, अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा ताकि प्रॉब्लम शांत हो जाए अर्थात सॉल्व हो जाए। अब हम लोग इसके 5वें नंबर सवाल में चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। देखिए इस बार सवाल समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले बना लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। ए है, बी है और हमारा यहाँ सी दिया हुआ है। अब देखिए सवाल में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसका जो हाइट है, इसका जो ये हाइट है
उसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। किनसे कम है? आधार से 7 कम। तो पहले मान लेंगे आधार x, तो आधार से 7 कम है तो x माइनस 7, और या नहीं तो इसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, या नहीं तो आधार से हमारे कर्ण से, सॉरी हमारे ये जो लंब है, ये जो हमारा लंब है, लंब से आधार क्या है? 7 बेसी है। लंब से आधार क्या है? 7 बेसी है। या तो आधार से लंब क्या है? 7 से कम है। 7 कम है, आधार से क्या है? 7 कम है। या इसको पलट कर हम लोग बोलें तो लंब से आधार क्या है? 7 ज़्यादा है। अगर हम लोग लंब पहले मानते हैं x, तो आधार का मान हो जाएगा x प्लस 7। अगर हम लोग पहले आधार मानते हैं x, तो लंब का मान हो जाएगा x माइनस 7। तो यह हम लोग लिख देंगे, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में ABC की आधार x तथा लंब अर्थात ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर तथा दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। लिख दीजिएगा, प्रश्न से त्रिभुज ABC में, प्रश्न से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया यहाँ 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। या कर देंगे 169 बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुना 7 प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। यहाँ हम लोगों ने यूज किया है, जो लिख देंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज किया हुआ है। इसको दिखा देना है, 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 सते 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 या 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, या 2 कॉमन ले लेंगे, या 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, या कर देंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, या में देखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 12 पंचे 60, x स्क्वायर माइनस 12 में 5 घटाएंगे तो 60 पुर जाएगा, 12 पंचे 60, या x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। फिर यहाँ देखेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, या करेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0, या में लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 5, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। अतः आधार बराबर ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं
हो सकती। यहाँ चूंकि x बराबर -5 अमान्य, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ लिख देंगे अतः आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए लंब बराबर x - 7 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। x - 7 12 - 5 बराबर 12 - 7 बराबर x - 7 12 - 7 5 सेंटीमीटर। अर्थात आधार का मान हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया, ये आधार का मान 12 सेंटीमीटर और इसका मान 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 12 और 5, और इसका मान हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। समझ में आई? ये जो सवाल दिया गया है बस कुछ विशेष नहीं था, बस मानने को लेकर के था, और वहाँ हमारा सारा का सारा हिसाब डायरेक्ट क्लियर हो जा रहा है। और याद रखिएगा, भुजा जो होते हैं कोई भी भुजा ऋणात्मक में नहीं मान ले सकते, भुजा का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गई ना? यहाँ तक समझ में आई? समझ में आया तुमको? उधर समझ में आया? ये नहीं कहता है एटम बम जिसे नहीं फूटता है बीच में अचानक, एटम बम फूटने के बाद, जिसे कहते हैं यहाँ कि समकोण त्रिभुज यहाँ ABC है, ABC के आधार दिया है, आधार से ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, आधार माना मैंने x और ऊंचाई माना 7, यानी x - 7, उसका कहना आधार से ऊंचाई 7 कम है, इसलिए x - 7 हुआ। प्रश्न से यहाँ बोला कि कर्ण का मान 13 दिया है 13 दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस इसका मान a + b का होल स्क्वायर किया। यहाँ तक समीकरण आने के बाद हमारा भुजा 5 सेंटीमीटर और 7 12 सेंटीमीटर, आंसर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, अगर हम लोग इस चैप्टर के लास्ट सवाल होंगे, हम लोग लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए सवाल जो है इसका अंतिम नंबर जैसे हम लोग उदाहरण में बनाए थे जस्ट सेम टू सेम वैसा ही है। कुटीर उद्योग और निर्माण लागत उद्योग, ये आप लोग नोट्स कर लेंगे अपने से। इसमें 6 नंबर सवाल जो हैं आप खुद को किताब लेकर के NCERT से उसको उतार लेंगे। हम लोग यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 को यहाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसके लिए आप लोग इसको सॉल्व लिख लेंगे, उधर उतार लेंगे। हम यहाँ देखते हैं हिसाब में कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया नग की निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसा हम लोग बात कर चुके थे कि एक कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग में हम लोग यहाँ कुछ बर्तन का निर्माण किया गया। घरेलू उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण किया गया और वहाँ नग की लागत, उसकी खर्चा जो हुआ, बर्तन का जितना निर्माण हुआ उसके दुगुने से 3 अधिक लगा। और कुल मिलाकर के अगर हम काउंटिंग करें बर्तन की संख्या और उस लागत को अगर हम गुना करें तो कुल मिलाकर उसमें 90 रुपया एक दिन में खर्चा हुआ। तो बताइएगा कि उस दिन बर्तन का संख्या कितना निर्माण हुआ और नग की लागत कितनी हुई। तो हम लोग जस्ट वैसे ही माना कि बर्तन माना कि निर्मित बर्तन की संख्या, माना कि निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x तथा नग की लागत बराबर, बोला था बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। प्रश्न से
विशिष्ट दिन नग की कुल लागत प्रत्येक नग के उस दिन विशिष्ट दिन नग की कुल लागत बराबर x इंटू 2x प्लस 3 रुपया। प्रश्न से इनका कहना है विशिष्ट दिन जो लागत था उसका 90 रुपया था। विशिष्ट दिन जो लागत था उसका 90 रुपया था। यहाँ में हम लोग लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 दूना 180, या तो डायरेक्ट हम लोगों का यहाँ कॉमन भी हो जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 6x नहीं होगा यहाँ, 2x स्क्वायर प्लस 3 का 3। 90 दूना 180 गुना करके हमारा कितना हो जा रहा है 180। 180 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो बर 15 असैया से 12 गुना 15 करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 में 12 घटा देंगे तो हमारा 3 पुर जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ हम लोग x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लेंगे प्लस 2x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 6, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, इसलिए x बराबर माइनस 15/2, इसलिए x का मान हो गया माइनस 15/2। आगे चल करके हम लोग देखेंगे यहाँ तक, और ये हमारा क्या हो जाएंगे अमान्य। क्या हो जाएंगे अमान्य। निर्मित बर्तन की संख्या, या तो यहीं लिख देंगे डायरेक्ट अलग करके, चूँकि x बराबर माइनस 15/2 असंभव है, क्योंकि निर्मित बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। अतः कुल निर्मित बर्तन की संख्या, कुल निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x बराबर 6 तथा नग की कुल लागत 2x प्लस 3, 2 गुना 6 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। अतः बर्तन की कुल संख्या 6 और लागत 15 रुपया। बर्तन की कुल संख्या 6 हो गया और लागत कितना हो गया 15 रुपया। बर्तन की कुल संख्या 6 और लागत कुल 15 रुपया हो गया। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 4.2 के बारे में विशिष्ट रूप से पढ़ा, और हम लोगों ने यहाँ गुणनखंड विधि से समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीखा। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में 4.3 के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।